एक मार्केटिंग का एक तरीका है। बिकॉज क्या है कि जिस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट में आप जा रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट सेल कैसे होता है और कस्टमर किस तरह से उसको खरीदता है। जब आप उस इक्वेशन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करने में क्या क्या करना होगा। और क्या होता है ना, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाता हूँ, बना के मैं मार्केट में रख दूंगा या मैं लोगों में बता दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अभी का जो कस्टमर है वो मतलब बहुत तरीके से एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, एंड ही हैज वेरियस मीन्स टू गैदर नॉलेज। उसके पास नॉलेज गैदर करने की भी बहुत सारी तरीके हैं। तो हमको अगर उसके लिए अगर हमको मार्केट में उतरना है या हम ऐसे आशा रखेंगे कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये प्रोडक्ट उसको अच्छा लगे। और आज के तारीख में अगर देखा जाए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पीरियड के जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आगे जाके पीपल आर ओपन टू बाय न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंसेप्ट, नए नए थीम्स मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जिसने कभी पहले 30-40 साल पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ सकते हैं। तो जस्ट टू क्विकली टेक यू अराउंड, आई वांट टू शो यू सडन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, तो आपको भी उसका एक आइडिया आएगा कि किस तरह से ये जो चीजें हैं ये होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमको अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, ओके, व्हाट वी हैव टू डू, सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। यू नो, लॉट ऑफ बिजनेसेस जो है वो पहले 3 साल में वो बंद हो जाते हैं। लगभग 90% से 92% तक के बिजनेस जो है वो पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कि यू नो, ये सारा बिजनेस करना, प्रोडक्ट सेल करना मार्केट में, ये एक कंप्लीटली साइंटिफिक अप्रोच है। लेकिन हम उसको इमोशनली कैरी करते हैं, हम उसके लॉजिक्स इमोशनली सोचते हैं, इसकी वजह से ये जो बिजनेस है ये फेल होता है। सो अगर कोई बिजनेस फेल हो रहा है तो उसकी एक ही वजह है, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। हम उसको साइंटिफिकली नहीं देख रहे हैं। देखो, 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट थे, बहुत लिमिटेड ब्रांड्स थे और कस्टमर के सामने ज्यादा चॉइस नहीं थी। बट धीरे 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 क्या हुआ है कि लोगों का नॉलेज बढ़ा, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ा, लोगों की मॉनिटरी सिचुएशन चेंज हुई और उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो उनके पास चॉइसेस भी आने लगी। और इस तरह से उनको समझ में आया कि नाउ आई हैव परचेसिंग पावर। और कंपनी को भी समझ में आया, क्लाइंट्स को भी समझ में आ गया। तो इसलिए अलग 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 ब्रांड मार्केट में आ गए। अभी जो कमोडिटी प्रोडक्ट थे, आप अगर देखोगे कि ऐसे कोई प्रोडक्ट थे जो वो प्रोडक्ट के नाम से ही जाने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, दही था, चावल था, आटा था। आज वो सारे चेंज होके ब्रांड बन गए हैं। ओके, दही मस्ती दही, आटा पिल्सबरी आटा, अलग अलग जो ब्रांड हैं उन लोगों ने कमोडिटी प्रोडक्ट्स भी ले लिए हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे ऑल आर डूइंग गुड। बिकॉज अपने कंट्री में इतना, अपना कंट्री इतना बड़ा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट वहां पे आराम से बिक सकता है। ओनली थिंग दैट वी नो इज दैट कि वी शुड एबल टू सेल इट। तो ये जो ब्रांड है, ब्रांड मतलब क्या है? तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आज क्लाइंट क्या प्रेफर करता है। कि वो प्रेफर करता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लूँ वो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहे। और ब्रांडेड का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े कंपनी का रहे। जो प्रोडक्ट एक ब्रांड के लेवल की टाइमलाइंस या टारगेट मीट करता है, वो प्रोडक्ट वो उसको खरीदना, परचेस करते हैं, परचेस करना वो पसंद करते हैं। तो दिस इज हाउ द परचेस हैपेंस। सो ब्रांड क्या है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो ब्रांड इज बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बिटवीन कंज्यूमर एंड अ प्रोडक्ट। ब्रांड एक कम्युनिकेशन तैयार करता है कस्टमर के बीच में। कस्टमर वो प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट दैट, वो खुद के कुछ ओपिनियन लगाता है एंड देन ही परचेज दैट प्रोडक्ट। सो बेसिकली, जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, कि प्रोडक्ट को ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट जो है, ब्रांडिंग उसको एक आइडेंटिफिकेशन देता है। आप देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर आपको अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वो वापस प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो आप आइडेंटिफाई तो कर सको।
आज अगर ऐसे समझो कि सारे शैम्पू का एक ही तरीके का पैकेजिंग रहेगा, एक ही तरीके का कलर रहेगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन रिटेल। तो आपको पहले बात ये देखनी कि मुझे, मैं जो भी मैं प्रोडक्ट बेचूं, मुझे उसका एक इनोवेटिव पैकेजिंग तैयार करना है, मुझे उसका एक डिजाइन तैयार करना है, ताकि लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अनदर थिंग, जो प्रोडक्ट जब जब आप उसको ब्रांड बनाते हो, तो ब्रांड बनाने के बाद में होता है क्या कि वो प्रोडक्ट कंपटीशन हो तो भी टिकता है। नहीं तो आप देखो, जब भी कंपटीशन है तो उसमें जो नॉन प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो पहले वाइप आउट हो जाते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो फिर भी टिका रहता है उसमें, और धीरे 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 यू कैन ग्रो। ब्रांड की एक फेस वैल्यू है, हाउ ब्रांडिंग हेल्प्स, बिकॉज ब्रांड एक फेथ, एक ट्रस्ट फैक्टर तैयार करता है। जैसे आप कोई भी पानी की बोतल उठा लेते हो, भले किसी और ब्रांड की हो, लेकिन ब्रांड की हो तो आप एक ट्रस्ट करके उठा लेते हो। वही आप अगर कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, कोई लेबल नहीं होगा, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। सो ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर प्रोडक्ट परचेस में, क्योंकि लोग आजकल वही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। सो जब आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरा प्रोडक्ट एक एज अ ब्रांड करके बेचना है। और ये ब्रांड क्रिएट करना बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर आप उसके प्रॉपरली उसको फॉलो करो तो आप उसको ब्रांड बना सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड, इट्स ओके, मैं डिजाइन करूंगा, पैकेजिंग करूंगा, बट आई विल अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स। मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट कौन सी वजह है जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट स्पेशल है, कौन सा प्रोडक्ट है जो यूनिक है और मेरा प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, वो चीजें को आइडेंटिफाई करके यू हैव टू पुट दैट इन योर पैकेजिंग। उसको डालना है कि ये क्यों माय प्रोडक्ट इज स्पेशल, ताकि लोगों को पता चले और लोग वो देख के आपका प्रोडक्ट खरीदे। ना रिटेल मार्केटिंग, अभी रिटेल मार्केटिंग में क्या है, सी हम लोग जब सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, तो हम लोग सिर्फ शॉप के बारे में सोचते हैं, या तो कोई शॉप, या तो मैं पर्सनली मैं किसी लोगों से मिलूं और ये करूं। लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के रिटेल स्टोर्स है और अलग अलग टाइप के बिजनेस फॉर्मेट्स है। सो वी अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेट में हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो जैसे एक हो गया सुपरमार्केट, बहुत बड़ा आउटलेट है, आप उसमें प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। देन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर, तो अभी एक नया कंसेप्ट है, जो पहले छोटे से जो आउटलेट थे किराना स्टोर, वो बड़े हो गए। नॉट वेरी बिग है सुपरमार्केट, लेकिन वो काफी बड़े हो गए, जहां पे आप वापस ट्रॉली वगैरह लेके जा सकते हो। आपके गली कुचे में देखिए आपको रिलायंस स्मार्ट वगैरह वो दिखेगा। सो दे कॉल इट एज अ सुपर मार्केट, बट इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर। तो छोटा स्टोर है, लेकिन छोटे स्टोर से बड़ा है बीच में का, एंड वहां पे लोग परचेस करते हैं। सो दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग प्रोसेस। देन स्पेशलिटी स्टोर, ऐसा स्टोर कि जो स्पेशल किसी एक चीज के लिए बना है, मतलब फॉर एग्जांपल मसाले का स्टोर है, ओके, वो सिर्फ मसाला बेचता है। तो ऐसे ऐसे स्टोर में अगर आपका प्रोडक्ट मसाले का होगा, डिहाइड्रेशन का होगा, तो ऐसे स्टोर में आप आपका माल भेज सकते हो। या आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन सा एक स्पेशलाइज स्टोर है, उसकी भी आप पता कर सकते हो। देन जनरल स्टोर, दैट इज अपना किराना शॉप, टिपिकल किराना शॉप जो सब प्रोडक्ट बेचता है। देन मॉम एंड पॉप स्टोर, मॉम एंड पॉप स्टोर मतलब क्या, एक छोटू सा दुकान, जिसको आप लोग टपरी भी कहते हैं। एक छोटा सा मेटल का बना हुआ या लकड़े का बना हुआ या लोगों के गैलरी में बना हुआ एक छोटा सा दुकान, कुछ लोग घर के या बिल्डिंग के कंपाउंड को लग के एक छोटा सा शॉप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉम एंड पॉप स्टोर। देन वीकली मार्केट, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हफ्ते का बाजार बैठता है। तो ये बाजार जो है, ये भी बहुत अच्छा एक सिचुएशन है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि लोग आते हैं, दे वर एक्साइटेड एंड दे लव टू बाय द प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, तो उनको भी वहां पे समझाने के लिए आसान होता है, बिकॉज वो ऐसे माइंडसेट में आते हैं पर्टिकुलरली। उसके बाद में देन वी हैव फेयर्स, कार्निवल्स, इवेंट्स। अलग अलग मेले होते हैं कई कई शहरों में या गांव में, या बी टियर सिटीज में। तो ये जो कार्निवल्स और फेयर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आती है। ऐसे ऐसे जगह पे भी आप आपका स्टॉल ले सकते हो, आपके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। फिर एग्जीबिशंस, नाउ एग्जीबिशंस इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा ट्रेंड है कि हर सिटी में नाउअडेज देयर इज वन एग्जीबिशन के लिए स्पेशल जगह, जहाँ पे 12 महीने एग्जीबिशन लगे रहते हैं। तो एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
बहुत सारे बिजनेस ऐसे है कि जो सिर्फ एग्जीबिशन ही करते और उनके थ्रू उनको काफी ये मिल जाता है। फिर ई कॉमर्स इज बेसिकली ये जो है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में भी दो टाइप के साइट्स होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं जेनरिक और एक होती है स्पेसिफिक। तो जेनरिक क्या है? जेनरिक मतलब वो कि जो सारे प्रोडक्ट बेचता है, जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, स्नैपडील हो गया, सारे प्रोडक्ट बेचता है। आप उस पर सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो, सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसके बाद में देन देर इज अ स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए, स्पेशलाइज चीज के लिए वो वेबसाइट है। जैसे मैं अगर नायका की बात करूं तो नायका इज कॉस्मेटिक्स, क्रोमा इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे अलग अलग चीजों की स्पेशल वेबसाइट भी होती है। तो वो एक तरीका है जहां पे अपना प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। फिर है कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रमोशंस, मतलब एक छोटी सी टीम तैयार की जो अलग अलग एरिया में जाके प्रमोशंस करेंगे। जैसे किसी सोसाइटी में गए, सोसाइटी में अपना स्टॉल लगाया, प्रोडक्ट रखे, तो सैटरडे संडे जैसे लोग जरा बाहर निकलते तो आते जाते देखते, एंड क्यूरियोसिटी से बहुत सारा वहां पे सेल हो जाता है। सेम विद कमर्शियल ऑफिस ऑल्सो। ऑफिस में शाम को 5-6 बजे जब ऑफिस छूटता है, तो जाते समय जब ऐसा कोई स्टॉल देखता है तो उनको लगता है कोई नया प्रोडक्ट है, मैं देख लेता हूँ और चलो घर जा रहा हूँ तो कुछ लेके जाता हूँ। तो दिस इज हाउ यू डू द सेलिंग। देन आता है सोशल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस, व्हाट्सअप, अलग अलग ये सोशल मीडिया से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपने कैटलॉग बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट की एक स्टोरी बना के वहां पे डाल सकते हो। एंड ऑल दोज थिंग्स, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कंटिन्यू बेसिस पे आप कर सकते हो। सो नाउ दीज आर द स्टोर्स। ये अलग अलग जगह हैं जहां पे आप बिजनेस करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग टाइप्स भी है जहां पे आप अलग टाइप से बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को माल दे रहे हो कि जो आगे जाके बेचने वाला है। सो आप मोर मेनली कॉन्सेंट्रेट करोगे मैन्युफैक्चरिंग में। आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे और उसको दे दोगे, वो आगे जाके बेचेगा। या दूसरी बात ऐसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे और कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स सेट करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका माल बेच रहा है। सो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। फिर आता है बी टू सी बी टू सी क्या है कि जैसे कंज्यूमर को आप डायरेक्टली मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप रिटेल शॉप्स के थ्रू बेच रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हो, आप एग्जीबिशंस के थ्रू या वीकली बाजार के थ्रू बेच रहे हो, जहां पे कस्टमर का आप डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हो। फिर आता है ओईएम। ओईएम मतलब क्या है कि जैसे आप बना रहे हो आपका, आपके ब्रांड से, सॉरी, आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपने ब्रांड से नहीं सेल कर रहे हो। कोई भी एक पार्टी आती है और बोलती है कि आपका प्रोडक्ट मुझे दीजिए मेरा लेबल लगा के। आप बोलते हो ठीक है, तो आप उसको अपना लेबल लगा के आप उसको दे दे रहे हो। तो बेसिकली वर्किंग एज अ ओईएम, जिसमें आप खुद का ब्रांड नहीं चला रहे हो, आप दूसरों के ब्रांड चला रहे हो, जिसको जिस ब्रांड से चाहिए उस ब्रांड से बना के दे दिया। और चौथा ऑप्शन है आउटसोर्स। आउटसोर्स में क्या है कि देखिए, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ सेलिंग या ट्रेडिंग करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका खुद का लायबिलिटी बहुत कम होता है, आपका खर्चा कम होता है, और कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस बड़े स्केल पे ले जा सकते हो। तो आउटसोर्स में ऐसा है कि जैसे कोई ओईएम वाला होगा, उसको पकड़ना है, उसको बोलना है कि भैया मैं आपसे माल ले रहा हूँ, मेरा लेबल लगा लगा के आप मुझे माल दे दो, मैं आगे सेल करता हूँ। तो ये विन विन सिचुएशन में बिजनेस होता है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जो सिर्फ ओईएम पे काम करती है, कोई सिर्फ आउटसोर्स पे काम करती है, कुछ सिर्फ बी टू बी और कोई सिर्फ बी टू सी करती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का बिजनेस मेरे लिए सेट है, मैं वैसे बिजनेस करूंगा। नाउ एक चीज मैंने आपको बताई थी, विच इज आप ब्रांड बना रहे हैं आपको। तो आप जब ब्रांड बनाते हो, तो ब्रांड बनाने के साथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे मेरा ब्रांड हमेशा हाईलाइट होते रहे, हमेशा मार्केट में लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ चीजें मैं करते रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा जिससे मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो और लोगों को उसके बारे में पता चले। इसको बोलते हैं पीओपी एंड पीओएस। पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ परचेस, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। इसको देखने के बाद में क्या होता है, कस्टमर के मन में एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है। उसको वो ब्रांड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है, ब्रांड के बारे में थोड़ा सा उसको नॉलेज मिलता है, और उस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेल होता है। सो अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पीओपी पीओएस आप कर सकते हो।
और ये जैसे साइनेज, ये भी एक ब्रांडिंग का आइडिया है। फिर कस्टमर्स, सी कस्टमर भी जो है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कौन सा कस्टमर खरीदेगा, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट के कस्टमर्स अलग होते हैं। मैं ये नहीं सोच सकता कि सारे लोग मेरे कस्टमर्स हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु इज माई टारगेट कस्टमर। अच्छा, टारगेट कस्टमर फाइंड आउट करने के तरीके भी है, जिसको हम साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि दे आर लाइक दे वांट वन स्पेशलाइज प्रोडक्ट, उनको प्लान कस्टमर बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दे वांट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट लेकिन ब्रांड चलेगा, दोज आर नॉन प्लान। और कुछ लोग ऐसे कि जो उनको जो उस टाइम पे दिख जाए वो ले लेते हैं, सो दे आर इम्पल्सिव। तो ऐसे करके आप अपना कस्टमर आपको आइडेंटिफाई आपको करना है, जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका प्रोडक्ट सेल करने में। फिर ये जो ब्रांडिंग है, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको ब्रांड क्रिएट करना है, तो उसके सारे जो कोलैटरल्स है वो आपको तैयार करने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर डिजाइन, आपका लोगो कैसा होना चाहिए, आपका पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्टिव हो। और इस तरह से आपका प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करना है। सो जैसे जैसे कैटेगरी मैनेजमेंट का एक मैं आपको पिक्चर दिखाया, क्योंकि शॉप में इस तरह से सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है, मेरा प्रोडक्ट अगर हाईलाइट होने तो मुझे किस तरह से हाईलाइट करना है। अगर मेरा प्रोडक्ट मुझे प्रीमियम दिखाना है तो मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम दिखने के लिए मुझे प्रीमियम बनाना पड़ेगा। उसको सिर्फ मैं उसको नहीं बनाऊंगा और उसमें कॉस्ट हाई रखूंगा तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगेगा। और बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि दे दे टेक केयर ऑफ देयर पैकेजिंग सो वेल कि वो प्रोडक्ट प्रीमियम दिखता है। फिर आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है? इट इज अ साइंस हाउ यू कैन मेक योर प्रोडक्ट ब्यूटीफुल। सो बहुत सारे ब्रांड आपने देखे होंगे, जब वो लॉन्च होते हैं तो अलग अलग टाइप के एड्स करते हैं। ये सारे जो एड्स है, ये है सिर्फ प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए। सो आप देखो उनका जो पैकेजिंग है, द पैकेजिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड सो टेम्पटिंग कि उसको देखने के बाद हमको वो प्रोडक्ट खाने का मन करता है। ओके, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आई एम इनटू फूड प्रोडक्ट, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट बहुत ही देखते समय ही उसको डिलीशियस लगना चाहिए। तो आई हैव टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। तो और फूड ज्यादा अट्रैक्टिव आप उसको बनाते हो तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसको डेफिनेटली बाय करने की कोशिश करता है। फिर जो प्रोडक्ट है, कैसे मैं उसको वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ये है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है, कैन आई क्रिएट अ पैकेज फॉर सूप और सम वेजिटेबल्स का मिक्सचर करके मैं उसको कुछ अलग सब्जी के लिए उसका बेस तैयार कर सकता हूँ। सो दीज आर द फंडामेंटल्स और दीज आर द इनोवेशन दैट वी हैव टू डू। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में कि बेसिकली उनका एक्चुअली इतना जरूरत नहीं है, बट वो सिर्फ इनोवेशन के वजह से वो लोग प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो। सो मेकिंग प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड मेकिंग इनोवेशन, ये एक की है जिससे आप आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो इनोवेशन की वजह से ज्यादा सेल हो रहे हैं। जैसे रेडी टू कुक मसाला, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी या दूध मिलाना है और अपनी सब्जी आप हम उसमें तैयार कर सकते हैं। इवन देर आर सम प्रोडक्ट्स जो आर रेडी टू ईट, कुछ नहीं करना है, बस गर्म करना है और खाना है। सो दीज आर ऑल इनोवेशंस। पहले इस तरह से हम लोग मसाले बेचते थे, लेकिन नाउअडेज यू नो मसाले भी बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजिंग में आने लगे हैं। यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ लवली पैकेजिंग कि जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स फाइल मेकिंग अ ब्रांड एंड वी हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। बहुत छोटे छोटे प्लेयर भी है कि उन्होंने छोटा सी चीज को एक बड़ा लेवल का उन्होंने एक ब्रांड बनाया है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। So think positive and you have to start working towards it. So I think we can conclude here. And if Yes. there is any questions you have regarding branding and retail marketing or visual merchandising, हम लोग Q&A question and answers के सेक्शन में आप उसको ले लेंगे. So what do you, Ram? यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एकदम कम टाइम में आपने इस ब्रांडिंग पैकेजिंग मार्केटिंग का ब्रांडिंग मार्केटिंग का महत्व समझा, and काफी यूज केसेस एग्जांपल के साथ आपने समझा। सो काफी हेल्पफुल था, एंड आई एम श्योर कि जितने भी ऑडियंस में क्वेश्चंस रहेंगे
अब हम सारे क्वेश्चंस आफ्टर द पैकेजिंग सेशन के बाद लेंगे, तो आफ्टर अबाउट 20-25 मिनट्स। सो अभी हमें गाइड कर रहे हैं फर्दर फूड पैकेजिंग के बारे में डॉक्टर किशोर गजरानी सर, जो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। किशोर सर का पीएचडी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में आईआईटी गुवाहाटी से। आईआईटी बॉम्बे में 20 महीने सर ने काम किया है, एंड उन्होंने सर ने एक बुक भी लिखा है, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशंस। सो सर का इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली सर ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, एंड पैकेजिंग के मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम किया है। सो सर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल एज सर का इसमें जो पीएचडी हुआ है, ये सारा भी हमें सर गाइड करेंगे, और एप्लीकेशंस ऑफ पैकेजिंग इन फूड इंडस्ट्री। ओवर टू यू सर। आपका सर म्यूट है, अनम्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नमस्कार। जैसे कि ऑलरेडी श्री राम जी ने बताया, मैं मोस्टली जो है पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड अनिरुद्ध जी ने आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग के बारे में बहुत अच्छे से टिप्स दी हैं, एंड मैं पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करूंगा कि पैकेजिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या ज़रूरत होती है पैकेजिंग की, और ना की सिर्फ ज़रूरत, उससे कैसे कैसे बेनिफिट मिल सकता है एक प्रकार से आपको मार्केट में अपने फूड प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ जो है मैं डिस्कस करूँगा। इसी के साथ मुझे जस्ट कुछ सेकंड्स का समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। एंड सो श्रीराम जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? ये सर, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि वेबिनार का सेकेंड पार्ट है फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एंड स्पेसिफिकली ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको अनिरुद्ध जी ने काफ़ी कुछ बताया है। मैं पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करूंगा कि पैकेजिंग क्या होती है, से लेकर क्या ज़रूरत है, क्या मटेरियल है, क्या ऑप्शन है, कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको बहुत कुछ एडवांस में इनोवेटिव करना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो पैकेजिंग कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में अनिरुद्ध जी बताएंगे, पैकेजिंग के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी श्रीराम जी ने दे चुका है, तो मैं सबसे शुरुआत करता हूँ कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, एंड ज़रूरत क्या है। जैसे ही आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में निकालना है, स्पेसिफिकली कोई भी फूड प्रोडक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो फूड प्रोडक्ट जो है कितने समय तक उसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी। क्योंकि आपको मार्केट में बेचना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेश प्रोडक्ट है तो एक ही दिन में आप पूरा मार्केट में प्रोडक्ट बेच दें। हो सकता है आपके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जिसको बेचने के लिए समय लगे, आप एक शहर में नहीं बेचना चाहते, आप धीरे धीरे पूरे देश को कवर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फूड प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ चाहिए, मतलब कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक की वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी सेम रहे, उसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ। तो उसके लिए बहुत से अलग अलग मेथड होते हैं जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है काफ़ी लंबे समय तक। तो बहुत सी नॉर्मल मेथड्स होती हैं जिसको फिजिकल मेथड कहा जाता है, कि आप कुछ एग्जांपल जैसे ले सकते हैं। हमारे आम कली होती है, उसको ड्राई किया जाता है। बहुत से हमारे फ्रूट्स होते हैं जिसको ड्राई किया जाता है। कोकम होता है, उसको ड्राई किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है ना, बटर है या फिर पनीर है, उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। फ्रूट्स हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको गर्म करके प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे हमारा मिल्क है। ऐसे बहुत से केमिकल मेथड होते हैं, जैसे हमारा पिकल्स है, पिकल्स में सॉल्ट डाला जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, ऑयल डाले जाते हैं। अपने बेकरी आइटम्स है, कुकीज़ हैं, उन सब में शुगर डाला जाता है। मीट आइटम है, स्पेसिफिकली फिश है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मीट आइटम होते हैं, इसको स्मोक किया जाता है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं फिजिकल और केमिकल तरीके से जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ फर्मेंटेशन जैसे भी मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमारी दही होगी, इसमें फर्मेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारे इडली एंड डोसा के बैटर होते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होता है। इन सब तरीकों से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इन सब तरीकों से आप फूड की शेल्फ लाइफ कुछ समय तक बढ़ा सकते हैं। ये सब तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप फूड बना रहे हैं,
लेकिन जब आपको मार्केट में चाहिए तो आप चाहते हो कि फूड की जो शेल्फ लाइफ है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपको कम बैच बनाने पड़े और ज़्यादा फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा फोकस आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स में हो। इसके लिए आपकी शेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग भी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप फूड की शेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा सकते हो, फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो। तो शेल्फ लाइफ तो एक पॉइंट हो गया। शेल्फ लाइफ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो पैकेजिंग के माध्यम से हम लोग पा सकते हैं। जैसे कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट किसी को बेचना है, डेफिनेटली आपको वो प्रोडक्ट किसी न किसी पैक में रखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कंटेन करना। तो फूड को कंटेन करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए, जिसके लिए पैकेजिंग। आपको फूड को प्रोटेक्शन भी देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एग्स है, आप अंडे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो एक ट्रे बनाई जाती है ताकि अंडे आपस में ना टकरा सकें। या फिर आप ड्राई फ्रूट्स हैं या आपके मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, तो आप स्पाइसेस में अगर मॉइस्चर चला गया, ड्राई फ्रूट्स में अगर मॉइस्चर चला गया, उससे आपका जो फूड का क्वालिटी है तुरंत डिग्रेड हो जाता है। तो आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जिससे आपका फूड प्रोडक्ट डिग्रेड ना हो, लंबे समय तक सेफ रहे। तीसरा होता है कन्वीनियंस। तो जो भी आपका कस्टमर है उसको बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए पैकेजिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हैं आजकल रेडी टू ईट जूस बॉटल आते हैं। किसी को जूस पीना है, बहुत से रियल जूस के पैकेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऊपर से जस्ट एक नॉब खोलिए और वहीं पर आप पी लीजिए। तो ट्रैवल में कितना कन्वीनियंस हो जाता है मार्केट से जूस खरीद के पीना। जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लेस चिप्स के पैकेट्स हो गए, जो कि आप तुरंत ओपन कर सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं। कन्वीनियंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैकेजिंग के लिए। चौथा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग का, जिसके द्वारा आप फूड प्रोडक्ट को के क्वालिटी के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, क्या आपने डाला है वो बता सकते हैं। उसमें कितना न्यूट्रिशन है वो बता सकते हैं। आपका ब्रांड की फिलॉसफी क्या है वो बता सकते हैं। आपका प्रोडक्ट किस तरह के कस्टमर के लिए बना हुआ है वो बता सकते हैं। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पैकेजिंग की और कम्युनिकेशन के माध्यम से। ये सारा चीज़ जो है पैकेजिंग का रोल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने फूड बनाया, एक बस पैक में सील किया और बेच दिया। वो सिर्फ एक मिनिमम चीज़ हुई। लेकिन अगर आपको मार्केट में बहुत से ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक-एक करके आपको सारे पैकेजिंग के जो मेन रोल होते हैं, उनको मास्टर करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसमें आपका कम्युनिकेशन। अभी आगे देखते हैं कि और क्या-क्या ऑप्शन हो सकता है पैकेजिंग के माध्यम से और क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ तो हमने देखा कि हम कंटेन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग आप देख सकते हैं, राइट साइड में इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो अलग-अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की पैकेजिंग है। यहाँ पर हमारे पास स्टायरोफोम से लेकर, हमारे पास बैग से लेकर, पॉली बैग से लेकर, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कार्डबोर्ड एंड ज़िप-लॉक बैग हैं। देन हमारे पास नॉर्मल बेकरी, रेस्टोरेंट्स की पैकेजिंग है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाउच हैं। आपके पास ये सारा जो मटेरियल है, आप या फिर आपका पेपर से बना हुआ है या आपका कार्डबोर्ड से बना हुआ है या स्टायरोफोम से बना हुआ है। ग्लास की पैकेजिंग अवेलेबल है। ग्लास के अलावा हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट यहाँ पर पॉली एचडीपी, एलडीपी के पैकेजिंग अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के साथ आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल है, उससे क्या-क्या फंक्शन आप ले सकते हैं, उसको कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी पैकेजिंग की जो है डिस्कशन ऑप्शंस जो है हम लोग करेंगे। इसके साथ-साथ आपका जो प्रोडक्ट है, किस साइज़ में आता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स को सबको 200 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए। कोई कस्टमर होगा जिसको भाई 50 ग्राम का प्रोडक्ट लगता होगा, कोई कस्टमर होगा जिसको 1 किलो का प्रोडक्ट लगता होगा, कोई कस्टमर होगा जिसको 200 ग्राम का प्रोडक्ट लगता होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट साइज़ भी आपका कन्वीनियंस का माध्यम चेंज हो सकता है, आपका प्रोटेक्शन का माध्यम चेंज हो सकता है। वही प्रोडक्ट जो है 5 किलो की पैकेजिंग में आपको अगर बेचना है, जैसे कि हम आपको रिफाइंड ऑयल का कैटेगरी लेते हैं, तो रिफाइंड ऑयल में अगर आपको 5 किलो का पैक बेचना है तो वो एक प्लास्टिक के जार में आता है। 1 किलो का पैकेट बेचना है तो एक प्लास्टिक के पाउच में आता है। आपका प्रोडक्ट सेम है, पैकेजिंग की साइज़ अलग-अलग होने की वजह से भी आपका पैकेजिंग का मटेरियल चेंज हो जाता है। इससे आपके प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो किस साइज के लिए किस तरह का पैकेजिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, किस फूड के लिए किस तरह का पैकेजिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के माध्यम से पता चलती है। एंड सिर्फ यही नहीं कि हम लोग सिर्फ कंटेंट प्रोटेक्ट और कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आज की डेट में जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको प्रोडक्ट के साथ साथ आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल या आपका पैकेजिंग की लाइफ साइकिल से भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो लोग जानना चाहते हैं। बहुत से लोग आजकल सस्टेनेबल लिविंग में बिलीव करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लिविंग में बिलीव करते हैं, लोग वातावरण के बारे में सोचते हैं, पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, रिसाइकल करने के बारे में सोचते हैं। तो जितने न्यू जनरेशन के कस्टमर्स हैं, जैसे जेन ज़ी हैं या फिर कुछ मिलेनियल्स हैं, उन लोग को इन सब चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका पैकेजिंग का जो प्रोडक्ट है वो रिसाइकल हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर आप जो पैकेजिंग के लिए बार-बार नया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एंड लाइफ आपने पैकेजिंग के बाद आपका प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, उसके बाद पैकेजिंग का क्या हुआ? जैसे कि मिल्क का पैकेट है, डेली सुबह हमारे घर में मिल्क का पैकेट आता है। मिल्क के पैकेट को घर में आए, उसको कट किया, हमने मिल्क जो है कंटेनर में डाल दिया, उसके बाद उस पैकेट का क्या होगा? जो न्यू जनरेशन है वो इसके बारे में बहुत कुछ सोचती है। तो जैसा कि अनिरुद्ध जी ने पहले ही कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर बेस क्या है, आप किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट जेन ज़ी या कुछ मिलेनियल्स है तो आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग की लाइफ साइकिल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है कि रिसाइकलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप, या पैकेजिंग बार-बार रीयूज़ करते हैं, या आपके पैकेजिंग को बनाने के लिए एनर्जी कम लगती है, या उसको आप बाद में कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करके अपने ब्रांड को एक इनोवेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, ब्रांड कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर कस्टमर बेस पता होगा कि आपका टारगेट कस्टमर क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैकेजिंग की लाइफ साइकिल के बारे में भी आप बता के अपने ब्रांड इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपका कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा वो आपके फूड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और उस फूड प्रोडक्ट की साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपका आधा किलो का पैक है या 1 किलो का रिफाइंड ऑयल है या 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल। उसके अलावा भी क्या होता है कि आपका प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है या टर्शरी पैकेजिंग है। अब प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक जूस की बॉटल है या एक जूस का मेरे पास टेट्रा पैक है, तो डायरेक्टली जूस जो है ये मेरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए ऑरेंज कलर का, ये मेरा जूस है, और ऊपर जो टेट्रा पैक है ये मेरा प्राइमरी पैकेज है। अब कस्टमर को एक सिंगल टेट्रा पैक खरीदना है या 2 टेट्रा पैक खरीदना है, तो कस्टमर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है। लेकिन जब आप किसी होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर आपसे 1 या 2 पैकेट नहीं लेगा, वो कम से कम 1 क्रेट या 20 या 40 मे बी 50 के लॉट में या 100 के लॉट में आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो पैकेजिंग आप 100 के लॉट में और 1 या 2 के लॉट में सेम पैकेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका सेंस नहीं बैठेगा। तो होलसेलर के लिए जो आप पैकेजिंग करते हैं, मान लीजिए आपको 50 का एक बड़े कंटेनर में या बड़े पैकेट में जो है आपको 50 जूस के पैक रख के होलसेलर को देने हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो कस्टमर को दिखेगी, आपको सबसे ज़्यादा लुभाना है कस्टमर को, एंड कस्टमर अगर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के ऊपर चाहता है उसको लेना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बहुत से होलसेलर उसको रखने पे इंटरेस्टेड होंगे। होलसेलर के लिए डिफरेंट पैकेजिंग आएगी। लेकिन अगर मान लो आपको एक शहर से दूसरे शहर मतलब भेजना है पूरा, या आपको एक देश से दूसरे देश तक पूरा कंटेनर भर के भेजना है, उसके लिए टर्शरी पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है। टर्शरी पैकेजिंग एक अलग पैकेजिंग है जो कि आपको लॉन्ग टर्म जब ट्रांसपोर्ट करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए तीसरे टाइप का पैकेजिंग का ज़रूरत होता है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको हर तरह की पैकेजिंग को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते, टर्शरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग भी उतने इम्पोर्टेंट है। हर टाइम में आपको जो है होलसेलर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपके कोलैबोरेटर जो आउटसाइड कंट्री में हैं, आपके सप्लायर हो सकते हैं या फिर आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और एट दी एंड आपका जो वन ऑन वन कंज्यूमर है उसके बारे में तो सोचना ही सोचना है। तो हर स्टेज में डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग होगी।
आपको हर टाइप की पैकेजिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप की पैकेजिंग में अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए आपके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, होलसेलर को आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए बैच के बारे में, आपके क्या बोलते हैं कि उनको क्या प्राइसिंग पड़ेगा, उनको क्या ऑफर्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ होलसेलर के लिए चाहिए। जब आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से यूएई या दुबई में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की कंट्रीज के कुछ लॉस के नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उस कंट्री के नियम की लॉ के अकॉर्डिंग आपकी टर्शरी पैकेजिंग होनी चाहिए और आपकी प्राइमरी पैकेजिंग होनी चाहिए। तो ये हर कंट्री के अलग अलग लॉज हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो हर पैकेजिंग से अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चीज होती है कि कुछ कॉमन चीजें पैकेजिंग के बारे में जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स थोड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या सोच के दिमाग में रखा जा सकता है। तो जैसे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर लोग या सॉरी एंटरप्रेन्योर लोग इनिशियली पैकेजिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनका पूरा ध्यान जो होता है उनके प्रोडक्ट पे होता है, और ये होना भी चाहिए, प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट ही आपका जो है कस्टमर को रिपीट के लिए बुलाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है आपका कस्टमर आपका पैकेजिंग या आपका प्रोडक्ट ट्राई ही क्यों करेगा जब तक कि उसको उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए जो है आपकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड टाइम के लिए आपका क्वालिटी जो है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ही अगर कस्टमर आपका टेस्ट नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा, तो सेकेंड टाइम तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है आपको इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका प्राइमरी पैकेजिंग के साथ साथ आपके प्रोडक्ट पे, दोनों पे ध्यान होना चाहिए। तो प्रोडक्ट से रिपीटेशन आता है और प्राइमरी पैकेजिंग से आपको फर्स्ट टाइम कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, जैसे आप करिंदर जी ने बताया बहुत से इम्पल्सिव बायर्स होते हैं। अब जो इम्पल्सिव बायर होते हैं उनके लिए इतना शायद मैटर नहीं करता दिमाग में कि भाई मेरे को कौन सा ब्रांड चाहिए, लेकिन वो अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग से अट्रैक्ट हुए तो वो इम्पल्सिव बायर जो है सबसे पहले आपका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितनी टाइम बाद आपकी कितनी रिक्वायरमेंट आ सकती है। हो सकता है आज आप जो है सिर्फ एक दिन में 1000 किलो का या 500 किलो का प्रोडक्शन करके बेचते हैं, अगले 2 साल में आपका कितना ग्रोथ का टारगेट है। आप 500 किलो से 1000 किलो में जाना चाहते हैं 2 साल में, या 500 किलो से 5 लाख किलो में जाना चाहते हैं 2 साल से, उसके हिसाब से आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करना है या आपको कंजर्वेटिव मार्केटिंग करना है, या आपका प्रोडक्शन स्केल उसके हिसाब से आपको बढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तो हीरो है आपका, लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में अपने पूरे मार्केट में सप्लाई दे पाए। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है जो सप्लाई का इशू होता है, सप्लाई डिमांड का या ऑपरेशंस का इशू होता है, उस वजह से आप लॉन्ग टर्म में स्केल नहीं कर पाते। तो एक आइडिया होना चाहिए कि आपका ग्रोथ कितना आप मान के चल रहे हैं। हर साल आपको 20% ग्रोथ चाहिए, या इनिशियली आपको 40% ग्रोथ चाहिए, 50% ग्रोथ चाहिए, धीरे धीरे आप 10% ग्रोथ में जाना चाहते हैं। तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि आपको धीरे धीरे बढ़ना है या एग्रेसिव बढ़ना है, आप क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड तीसरा चीज होता है टेक्नोलॉजी। आज के डेट में जितने भी न्यू कस्टमर है उनके लिए टेक अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है या नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक वन ऑफ द एग्जांपल, आपके प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं। अगर आप ठीक है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है आपका प्रोडक्ट या ई कॉमर्स पे नहीं है अवेलेबल, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के ऑनलाइन रिव्यू है या नहीं। रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। आप अगर ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका सेल काफ़ी बढ़ाता है। नहीं तो कम से कम रिव्यूज़ तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए लोगों से रिव्यू लेना। अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो उससे भी जो है आपके ओवरऑल प्रोडक्ट को बूस्ट मिलता है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो हैं जो शुरू से ही ध्यान देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को हीरो बनाने के लिए, नॉट ओनली अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, ओवरऑल उसका ब्रांड बनाने के लिए। इन सब के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज अ मैन्युफैक्चरर आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए।
आज की डेट में मार्केट में इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इतने सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अवेलेबल है और बिकते भी हैं। बिकते क्यों हैं? क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से, या तो ब्रांड के माध्यम से, या उसके स्टाइल के माध्यम से, या उसकी ज़रूरत को पैदा करते हैं लोग। बहुत से सेलर ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, भले आपको ज़रूरत हो या ना हो। बाद में आपको रियलाइज़ होता है, हाँ, हो सकता है मेरे को इसकी ज़रूरत है। आप बात सुन के बहुत से लोग को जागरूक करना पड़ता है कई प्रोडक्ट के बारे में। आपको भी अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेट करना पड़ेगा, या तो पैकेजिंग के माध्यम से, या प्रोडक्ट के माध्यम से, या आपके ब्रांड के माध्यम से। कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, या पैकेजिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगी, तभी आपके जो कस्टमर है रिपीट आपके पास बार बार आएंगे। तो एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फूड आप में एबिलिटी होनी चाहिए इनोवेशन। अब जैसे मसाले हैं, पहले से 12 मसाले बिकते हैं, आज भी वो 12 मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा इतने नए-नए तरह के मिक्सेस आने लगे हैं आजकल। आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केचअप आने लगते हैं, जो कि पहले हमारे पास नहीं थे। बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है वीवा। पहले हमारा केचअप का मतलब था टोमेटो केचअप, मे बी कुछ केसेस में सोया सॉस, चिली सॉस, ये 3 सबसे ज़्यादा बिकते थे। आज की डेट में जाएँगे, आपको पिज़्ज़ा सॉस अलग मिलेगा, आपको पास्ता सॉस अलग मिलेगा, आपको मेयोनीज़ अलग मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में मेयोनीज़ मिलेगा। ये सब एक वीबा करके एक ब्रांड है जिसने इनिशियली लॉन्च किया। उसके बाद डेफिनिटली बहुत से आए मार्केट में, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन का इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि पर्टिकुलरली इस कोर्स में पैकेजिंग वाले पार्ट में आप लोग क्या-क्या सीखेंगे। पैकेजिंग वाले पार्ट को जो है 5 डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। पहला मॉड्यूल जो है वो बताता है आपको कि फूड पैकेजिंग होता क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या-क्या कर सकते हो उस फूड पैकेजिंग के माध्यम से। दूसरा मॉड्यूल जो होता है वो आपको ये बताता है कि फूड पैकेजिंग की रोल क्या है, कितनी-कितनी टाइप की पैकेजिंग आती है, किस-किस कंडीशन में किस-किस तरह की पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हो, कौन-कौन से मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो कौन-कौन सी पैकेजिंग के लिए। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की पैकेजिंग की जा सकती है। शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए, तीसरा मॉड्यूल आपको बताता है। फूड की शेल्फ लाइफ आपकी टारगेट क्या है, आप चाहते हो आपकी फूड की शेल्फ लाइफ 15 दिन रहे, या आप चाहते हो आपकी फूड की शेल्फ लाइफ 1 साल रहे। कुछ प्रोडक्ट के लिए 2-2 साल की भी शेल्फ लाइफ पॉसिबल है। तो आप पैकेजिंग के माध्यम से कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाओगे, शेल्फ लाइफ को मेजर कैसे करोगे, ये पूरा जो है फूड प्रोडक्ट के हम थर्ड मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। चौथे मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग की मशीनरी कौन-कौन सी, किस-किस तरह की मशीनरी अवेलेबल है, उन मशीनरी का कॉस्ट क्या है, उन मशीनरी का प्रोडक्शन रेट क्या है, छोटी कॉस्ट की मशीन जो न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए है, या इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग बिग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बड़े एंटरप्रेन्योर्स किस तरह की मशीन आती है, क्या-क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है पैकेजिंग में, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं पैकेजिंग में, वो सब चौथे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। पाँचवें मॉड्यूल में जो है नई-नई तरीके की कौन-कौन से पैकेजिंग आती हैं, एडवांसेस इन फूड पैकेजिंग। जो कन्वेंशनल पैकेजिंग जो आप मार्केट में देख रहे हो वो तो ठीक है, उसके अलावा कौन-कौन सी न्यू पैकेजिंग आज के डिपार्टमेंट आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंट पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग, एक्टिव पैकेजिंग। वो कैसे होते हैं, क्या होता है वो, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मार्केट में क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारा जो है हम 5वें मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल कोर्स का आउटलाइन था फूड पैकेजिंग के बारे में। इसके अलावा मैं 1-2 स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा उसमें कि क्या होता है, रोल ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा हम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स की मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5-6 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स डिस्कस करेंगे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। पेपर एंड कार्डबोर्ड में 4-5 अलग वैरायटी आती है, मेटल में अलग वैरायटी आती है, प्लास्टिक में 6 डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक आते हैं। तो कौन-कौन से मटेरियल किस-किस तरह के फूड प्रोडक्ट के इस्तेमाल होते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे मॉड्यूल में। शेल्फ लाइफ क्या होती है, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड शेल्फ लाइफ क्या होती है, एज़ पर यूके स्टैंडर्ड शेल्फ लाइफ क्या होती है, किस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी सेम कंडीशन में अगर दोनों को रखा जाए, पैकेजिंग के माध्यम से कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे तीसरे मॉड्यूल में। चौथे मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, कौन-कौन सी मशीन्स आती है पैकेजिंग के लिए, किस स्टेप के लिए क्या मशीन आती है। एंड 5वें मॉड्यूल में ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि कितने-कितने जो है हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट एडवांसेस आ चुके हैं पैकेजिंग में।
कन्वेंशनल पैकेजिंग के अलावा नई कौन कौन सी तरह की पैकेजिंग मार्केट में अवेलेबल है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट में भी आ रही है। तो ये था ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में वेबिनार। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं यानी श्रीराम जी हैं यहाँ पर, तो हम लोग जो है क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच गजरानी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मेंटर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। ऑडियंस आपको कैसा लगा सेशन, आपको चैट बॉक्स पे क्विकली डालिए सो दैट हम भी इनकरेज रहे, मेंटर्स भी इनकरेज रहे, एंड हम Q&A भी अभी आपके लिए और डिटेल में ले पाए। सो क्विकली आप चैट बॉक्स पे डालिए आपको कैसा लगा ये सेशन। ग्रेट ग्रेट, अच्छा आप सभी लोग एक्टिव है और सुन रहे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये दोनों मेंटर्स हमने ये सेशन स्पेसिफिकली दिवाली अपकमिंग सीजन है, आप सभी का बिजनेस का टॉप सीजन है, इस हिसाब से हमने ये टाइम पे रखा है, क्योंकि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो हमारे फूड के अलग अलग कोर्सेज किए और जो आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो सबका रिक्वायरमेंट था, डिमांड था कि सर हमें पैकेजिंग ब्रांडिंग सीखना है, हमें दिवाली में और ज्यादा सेल बढ़ाना है। तो उस हिसाब से अभी हमने फेस्टिव टाइम में ये ज्यादा प्रोग्राम और इसका ये वेबिनार एंड फर्दर इसका वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये जो प्रीवियसली जिन्होंने अटेंड किया था, कमल कुमार सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए, हम क्विकली कमल सर का फीडबैक समझते हैं, उनको ये वर्कशॉप का कैसे फायदा हुआ, अभी वो क्या कर रहे हैं, एंड देन हम आगे आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप इतना एक्टिवली सुन रहे हो और इतने आपने अच्छे कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच। यस कमल सर, आप प्लीज यू कैन शेयर इट। यस ओवर टू यू। गुड इवनिंग, कमल कुमार मेरा नाम हुआ, मैं रांची से हूँ और बैंकिंग सर्विस में मैं पहले था, रिटायर किया हूँ इसी 6-7 महीना पहले। बचपन से ही मेरा रुचि एग्रीकल्चर में था और हम अपने गांव के किसानों को जब देखते थे कि सब्जियां उपजा के फेंक देते थे, क्योंकि उनको खेत से मार्केट तक लाने में जो खर्च होता था वो भी नहीं निकल पाता था। स्पेशली इट इज ए कंडीशन इन बिहार, झारखंड ऑल्सो, और ये चीज अभी भी लगभग है बहुत। तो रिटायरमेंट के बाद हमारी रुचि थी कि लॉन्ग, जैसे कि दूध मिल्क एक समय गांव में ही हुआ, गांव में जो लिया सो लिया, बाद में उसको साइंटिफिक तरीका से पूरे देश में फैलाया गया। अमूल हो चाहे हमारे यहाँ सुधा चलता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग ये सब्जी के ऊपर आया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के में। और बिल्कुल मैं नया हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन स्पेशली एक अनिरुद्ध देसाई जी, टेक्निकल नॉलेज, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, एक मार्गदर्शन मिला मुझे। ठीक है, मार्गदर्शन मिलने के बाद हमें उस जो प्रोडक्ट बना देंगे उसको सुरक्षित कैसे रखें, मार्केटिंग कैसे करें, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं था। तो मैंने आगे की पढ़ाई की, जैसे अभी पैकेजिंग का बता रहे हैं, मार्केटिंग का बता रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। ये सब प्रेरणा मुझे मिली, इन लोगों से सीखा। और फिलहाल मैं अपना एक वर्कशॉप जहाँ पर प्रोडक्शन करूँगा तैयार कर रहा हूँ, और मैं अकेले नहीं, मेरे गांव के और लोग भी इसमें जुड़ने वाले हैं। शायद मैं एक लीडरशिप करूँगा, काम का डिवीजन भी करूँगा कि आप ये चीज़ देखें, आप ये चीज़ देखें, और गांव के लोगों के साथ एक ग्रुप में मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। और फिलहाल मैं बिजनेस टू बिजनेस के लिए, यानी कि टोमेटो और बनाना, दो चीज़ पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। और ये रेडी टू कुक, मैं और सब रेडी टू कुक वाला या रेडी टू ईट वाले भी का भी मैंने लिया है, कोर्स किया है, जो तत्कालिक मेरा वैसा नहीं, फ्यूचर में हो सकता है मैं करूं, लेकिन फॉर द टाइम नहीं ये दोनों को मैं करूंगा। और हो सकता है कि मेरा वर्क स्पेस या वर्किंग प्लेस 2-3 महीना में रेडी हो जाए। और मैं बहुत तेजी से तो नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, समझ समझ के बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता हूँ भी। एक ग्रुप में गांव के लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी ये इस क्षेत्र में जुड़े हैं, सफल रहें। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। आप इस क्षेत्र से आए हो एंड आप वहाँ पे आप कलेक्टिवली सबको मिला के काम कर रहे हो, वो एरिया का ही डेवलपमेंट कर रहे हो। सो बहुत अच्छा लगा आपके आपसे जान के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आप सबको ऑल द बेस्ट, आपके पूरे ग्रुप को। एंड जरूर कुछ डेवलपमेंट्स रही या कुछ ये रहा तो हमें जरूर बताइए, विल ऑलवेज कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू।
ओके, सो अभी बेसिकली इस प्रोग्राम का बहुत हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बेनिफिट लिया है। लास्ट दिवाली में हमारे एक पार्टिसिपेंट थे जिनका एक स्पाइसेस का बिजनेस था, जो एक पहले 20 रुपए के पाउच में एक अपने स्पाइसेस सेल करते थे। बिफोर द वर्कशॉप उन्होंने ये समझा कि ये इसका पैकेजिंग का क्या महत्व होता है और अच्छी ब्रांडिंग के साथ आप कैसे उसका प्रीमियम बेच सकते हो। सो उन्होंने पूरा पैकेजिंग उन्होंने चेंज किया आफ्टर द कोर्स और इमीडिएटली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और 20 रुपए का जो प्रोडक्ट था उन्होंने 30 रुपए में प्राइसिंग किया एंड अच्छे पैकेजिंग के साथ उनका मार्जिन भी बढ़ गए उसकी वजह से। तो उनका सेल जो पहले 38 lakhs था वो 57 lakhs तक पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूनिक पैकेजिंग। अच्छा उन्होंने पैकेजिंग किया एंड अच्छा ब्रांडिंग किया। ये एक साल का उसमें अभी तक का रिसेंट का जो है वो फिगर्स में बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक साल में इतना उनका सेल ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स कर पाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ अच्छी पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। तो ये जो है हमारे ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन सब के लिए हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। बट ये आपके बट ये नीड एक वाइडर है। तो बहुत से अदर भी आप जैसे इतने लोग जुड़े हुए हैं आज वेबिनार में कि आप सभी को एक आपका फूड का बिजनेस है, जब मैंने शुरुआत में चैट में पढ़ा। तो ये नॉलेज कोई देता नहीं है। जैसे आप सभी के मैंने चैट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देखे, तो ये नॉलेज आपको कोई देता नहीं है एंड ये प्रैक्टिकल नॉलेज है अलोंग विद द केस स्टडीज। और जब एक वर्कशॉप फॉर्मेट में जब आप सब लोग साथ में आओगे तो ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपको बहुत इसका हेल्पफुल होगा। एंड आप बेसिकली ये पीरियड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली एंड ये अपकमिंग इसमें बहुत ज्यादा आपका सेल बढ़ेगा। आपका ये पीरियड है, पीक पीरियड है बिजनेस करने का। तो इसी टाइम में हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको ये पैकेजिंग ब्रांडिंग अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, सो दैट आप ये दिवाली का जो सीजन है आप अच्छा इसको कैपिटलाइज कर पाए। एंड ना कि सिर्फ ये सेल जो बड़े ब्रांड्स है वही कर पाए। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो नए नए कैंपेन लाते हैं, बट हम जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर पाते। तो हम भी क्यों ना सीखे, हम भी अच्छा क्यों ब्रांडिंग सीखे, हम भी अच्छा मार्केटिंग क्यों ना सीखे। तो ये ही हमारा इंटेंशन है, आपका अच्छा बिजनेस हो ये सीजन में। इस हिसाब से हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। हमारे ऑलरेडी एल्यूमनाइज जिन्होंने हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स किए उनके ऑलरेडी पेड अपफ्रंट एडमिशंस आए हुए हैं, बट फिर भी हम ये ज्यादा और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करना चाहते थे, इसलिए हमने ये आज एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया सो दैट आप सभी को इसका महत्व समझे। तो ये वर्कशॉप में हम आपको ये 2 वीकेंड्स का वर्कशॉप है बेसिकली। एक ये वीकेंड मतलब 12, 13 एंड 19, 20, ये 2 वीकेंड्स में हम ये पूरा वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। डेली 3 आवर्स का सेशन होगा। फर्स्ट वीकेंड में बेसिकली हम आपको पूरा ब्रांडिंग समझाएंगे एंड नेक्स्ट वीकेंड में आपको फर्स्ट वीकेंड में ब्रांडिंग मार्केटिंग समझाएंगे, नेक्स्ट वीकेंड में आपको पैकेजिंग समझाएंगे। ये आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये नॉलेज, और आपको इमीडिएटली आपके बिजनेस में दिखेगा कि रिजल्ट्स आपके बढ़ेंगे, आपका सेल्स बढ़ेगा। ये आपको इमीडिएटली इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा। सो इस वर्कशॉप में हम आपको सारे जो नए टेक्निक्स है वो समझाएंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है स्पेसिफिकली, अगर आपको सिर्फ पैकेजिंग का बिजनेस करना है, ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है, ये भी हम आपको समझाएंगे। एंड पॉपुलर ब्रांड्स के केस स्टडीज भी हम आपको इसमें समझाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। तो इसका जो अलग अलग मॉड्यूल्स है मैं आपको क्विकली समझाता हूँ एंड फिर आपके सारे चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। तो मैं सभी को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। सो फर्स्ट इसमें हम आपको बेसिकली फूड पैकेजिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है अभी सर ने ऑलरेडी सब समझाया है, तो मैं फूड पैकेजिंग के वापस रिपीट नहीं करूंगा। बट जो रिटेल विजिबिलिटी है, सो फूड पैकेजिंग में बेसिकली हम आपको अलग अलग टाइप के पैकेजिंग समझाएंगे, मटेरियल्स आपको समझाएंगे, एक्टिव पैकेजिंग क्या होता है, स्मार्ट पैकेजिंग क्या होता है, अलग अलग मटेरियल्स क्या होते हैं, उससे आपका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ सकता है, फिर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शेल्फ लाइफ के लिए, एंड देन अलग अलग कैटेगरी क्या है, पेरिशेबल क्या कैटेगरी है, डिहाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, रेडी टू ईट है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सबके लिए क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल होता है। फिर एडवांस इन फूड पैकेजिंग क्या है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग आजकल ट्रेंडिंग है, तो वो भी हम आपको समझेंगे। फिर अगला है कि हम आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग समझेंगे। तो आपका रिटेल में विजिबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो कैसे आपका सुपर मार्केट रिटेल में सेल्स बढ़ेगा, क्या टेक्निक्स होती है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग समझेंगे कि आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट में क्या देखता है, वो जब
घूमता है तो वो कैसे आपका प्रोडक्ट पिक करेगा। फिर सेल्स के ग्रोथ स्ट्रेटेजीज हम आपको समझाएंगे कि डेटा ड्रिवन कैसे होता है, लॉयल कस्टमर कैसे बनता है। फिर उसके बाद रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन आप बढ़ा सकते हो। एंड देन आपको मार्केटिंग समझाएंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। जो 6 P's होते हैं फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल एंड प्रोसेस, ये भी हम आपको समझाएंगे। सो ये आपको दोनों मेंटर्स गाइड करेंगे डिटेल में 2 वीकेंड्स में। एंड आपका पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। इस प्रोग्राम के बाद आपको वर्कशॉप के एक सर्टिफिकेट भी देंगे हम आपको। एंड आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, हमारा कम्युनिटी का एक्सेस चाहिए, वो सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहेगा कोर्स के बाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमें पूछ सकते हो। सो इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 2 वीकेंड्स, 11 to 2 अर्ली मॉर्निंग में 11 से 2 बजे होगा ये वीकेंड एंड नेक्स्ट वीकेंड। यही टाइमलाइंस में हम ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं ईयरली, सो दैट ये टाइमलाइंस में आप अच्छा कैपिटलाइज कर पाओ आपका सेल्स। एंड इस जो फेस्टिव पीरियड है इसमें आपका सेल्स बढ़ा पाओ। सो मैं अभी फर्दर आपके जो क्वेश्चंस है मैं कवर करता हूँ। आपको जिन जिन को जो भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। इस वेबिनार का हमने रिकॉर्डिंग भी किया है, सो दैट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, सो इस ग्रेट, अभी हम क्वेश्चंस कंप्लीट लेंगे। सो फर्स्ट इज की, सो फर्स्ट किशोर सर आपका क्वेश्चन है कि मटेरियल कहाँ ये मिलते हैं पैकेजिंग के। जी, पैकेजिंग के मटेरियल तो वो आजकल हर शहर में मिलते हैं, डिपेंडिंग हम आप किस शहर में हैं। टियर 2 टियर 1 शहर में तो ईजिली मिल जाते हैं, है ना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मटेरियल जो होते हैं पैकेजिंग की, वो प्लास्टिक के डिफरेंट रेंज होती है। प्लास्टिक की 6 डिफरेंट मेन टाइप के मटेरियल होते हैं वो। और आपको जो कार्डबोर्ड की रेंज है, ये सारी जो है आपको नॉर्मल शॉप्स में मिल जाएंगी। इसके कॉन्टेक्ट्स जो हैं आपको 5-6 डिफरेंट सिटीज़ के मैं ड्यूरिंग आपके वेबिनार में दूंगा। अगर जो आपकी स्पेशलाइज्ड मटेरियल है, जैसे कि हम मेटल्स की बात करते हैं, कैन्स की बात करते हैं, तो उसके कुछ वेंडर्स हैं एमएसएमई, अलग अलग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जिस गवर्नमेंट सपोर्टेड एमएसएमईज जो हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोर्स के साथ साथ जो है आपको मटेरियल्स की डिटेल्स कि कहाँ मिलेंगे अलग अलग शहरों में, अपार्ट फ्रॉम दैट किस पर्टिकुलर शहर में शेल्फ लाइफ के टेस्ट होते हैं, कौन से शहर में आपको फूड मशीनरी मिलती है, मशीनरी में भी आप कहाँ से मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके साथ शेयर की जाएंगी। ओके, अगला है अनिरुद्ध सर आपके लिए कि ये हाउ कैन वी मेक फूड पैकेजिंग अट्रैक्टिव। कुक फूड अगर हमारा होगा तो उसको अट्रैक्टिव कैसे कर पाए। सी दो तरीके हैं इसमें। पहले सी जो फूड है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि फूड प्रोडक्ट दिखने में ब्यूटीफुल है, तो यू यूज सम ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग जिससे वो फूड दिखे। जैसे अचार, अब अचार का देखो, अब जो भी अचार का पैकेजिंग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज अचार इटसेल्फ दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो ये जो चीज होती है जिससे फूड दिखे, एंड उसको चीज को बोलती है एपेटाइट अपील। मतलब वो दिखने के वजह से अपील होता है और हमको खरीदने की इच्छा होती है, हमको भूख लगती है उसको अलग से कि हमको वो लेना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपका प्रोडक्ट दिखने में इतना खास नहीं है, तो उस टाइम पे यू हैव टू डू अ प्रॉपर शूट, उसका अच्छे से शूट करके उसको ऐसे दिखाओ कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, जितना प्रोडक्ट है उससे ज्यादा वो उसके पैकेजिंग में दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर चिप्स का पैकेजिंग देखो, तो चिप्स का पैकेजिंग दिखने में चिप्स दिखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं होते जितना उसका पैकेजिंग होता है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ नाइस फोटोग्राफ, उसका नाइस शूट करके उसकी इमेजेस डालो। एंड जो हमने पहले डिस्कस किया था कि पुट ड्राइवर्स, ड्राइवर्स मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है जो उसका यूनिक है। अगर मैं चिप्स की बात करूँ तो कैसे मेरे चिप्स फ्रेश है, क्रिस्पी है, उसका टेस्ट इंटैक्ट है। तो ये सारे ड्राइवर्स हमको पैकेजिंग पे डालने, एंड ऑल दिस कमिंग टुगेदर आपका जो पैकेजिंग है या आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। यस यस, थैंक यू सर। यस, कुछ लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है। मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जो वर्कशॉप है ये 2 वीकेंड में है। सो फर्स्ट वीकेंड है 12th एंड 13th वीकेंड रहेगा, एंड जो अगला वीकेंड है वो 19th एंड 20th वीकेंड का रहेगा।
इस बेसिकली 11 सुबह 11 से 2 इस टाइम में ये लाइव ऑनलाइन होगा। आपको एक क्वेश्चन था कि ये सेशन लाइव है या रिकॉर्डेड है, तो लाइव सेशंस है। बट जो लोगों को लाइव पॉसिबल नहीं है या आपने कोई सेशन मिस किया, आपको अगर रिवाइज करना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करते हैं जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा। ओके, सो अभी मैं फर्दर क्वेश्चंस कवर करता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस है मैं सारे कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन है किशोर सर, रोटी पराठा है तो क्या मटेरियल यूज करना चाहिए? देखिए, रोटी पराठा की शेल्फ लाइफ यूजुअली जो होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो हाफ बेक्ड होते हैं या फिर हाफ रोस्ट होते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि हम लोग जो है उसकी पैकेजिंग को दो मेन तरीके से डिवाइड करते हैं। मटेरियल जो होता है हम उसमें एचडीपीई का इस्तेमाल करते हैं, एंड एचडीपीई के साथ साथ जो है एक पैकेजिंग स्पेसिफिक पैकेजिंग तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम पैकेजिंग। इसका इस्तेमाल करने से शेल्फ लाइफ जो है उसको 4-5 दिन से कम हम लोग जो है 8-9 दिन तक के बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रोटी कितनी सिकी हुई है, क्योंकि रोटी भी ऐसा होता है कि कई बार 50% बेक्ड भी मिलती है मार्केट में, जिसको थोड़ा गर्म करके थोड़ी देर रख के बेचते हैं। कई बार होता है रेडी टू ईट होती है। उसके हिसाब से हम लोग एच डी पी एल डी पी में सेलेक्ट करते हैं। पैकेजिंग जो है हमारी या तो जिपलॉक या वैक्यूम पैकिंग करते हैं। ओके, ग्रेट। सर, और फ्रूट पाउडर वगैरह है तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए कैसा पैकेजिंग करना चाहिए? फ्रूट पाउडर जो होता है वो काफ़ी सिमिलर जो होती है, उसकी पैकेजिंग जो है स्पाइसेस की जैसी ही होती है। तो इसमें ये होता है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फ्रूट पाउडर पाउडर का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो भी मॉइस्चर से जो है ना, उसकी जो टेस्ट जो है काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मॉइस्चर प्रोटेक्शन जो है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज़, अगर आपका छोटा साइज़ है तो हम लोग नॉर्मल जो है मल्टी लेयर पैकेजिंग एक आती है जिसमें 3 लेयर होती हैं। उसके साथ जो है मल्टी लेयर पैकेजिंग के साथ हम लोग हीट सील करके उसको मार्केट में बेचते हैं। अगर आप मान लीजिए उसको प्रीमियम दिखाना चाहते हैं, जैसे ये मास आपके कंज्यूमर के लिए हो गया, आप प्रीमियम सेगमेंट के लिए दिखाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जो ग्लास की बॉटल्स आती हैं विद स्पेसिफिकली इंफ्रारेड लिड के साथ पैक किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका कस्टमर बेस क्या है, मास है या फिर प्रीमियम सेक्टर है, आप उस तरह से पैकेजिंग जो है दो डिफरेंट टाइप में चेंज कर सकते हैं। मेन चीज होता है कि मॉइस्चर से उसको बैरियर चाहिए होता है। ओके, एंड सर, रागी को इको फ्रेंडली पैकेजिंग में कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल वेज हैं, वी विल डिस्कस दैट। एंड बेकरी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग मशीनरी लाइनअप आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो पैकेजिंग के यूजुअली 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहले जो आपने जो प्रोडक्ट बना लिया, हम ये मान के चलते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद पहले तो आपको जो पैकेट है आपने डिसाइड किया है उसमें आपको पैकेट डालना है, मतलब फिल करना, आपका प्रोडक्ट फिल करना। तो फिलिंग के लिए एक अलग सेट ऑफ मशीनरी आती है। दूसरा सेट होता है कि आपको सील करना। तो आप सील कैसे करेंगे? तीसरा सेट जो होता है आपको लेबल करना, जो आपको आपको एक्सपायरी डेट या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको बताना होगा कब मैन्युफैक्चर किया हुआ, बैच नंबर क्या है। तो तीनों केसेस के लिए अलग अलग तरह की जो है आपको मशीन्स आती है। मैं आपको मोस्टली ये बता दे रहा हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, क्योंकि बेकरी एक बहुत बड़ी सेक्टर है। आपको कुकीज़ पैक करनी है, तो कुकीज़ को यूजुअली जो हम लोग जो है कार्डबोर्ड बॉक्स में इनसाइड ट्रे, आपकी प्रीमियम कुकी है तो एक आपका एच का ट्रे रहेगा। ट्रे में आपके कुकीज़ के बंडल रहेंगे, उसमें हम लोग जो है एक ऑक्सीजन अब्जॉर्बर का सैशे रखते हैं। उसको फिर हम लोग जो है फाइनली जो है कार्डबोर्ड में पैक करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, डिपेंडिंग ऑन आपका बेकरी का क्या प्रोडक्ट है ये पैकेजिंग चेंज हो सकती है। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सर। कुणाल बांदेकर, पिंपरी चिंचवड़ पुणे से आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आया। थैंक यू सो मच कुणाल जी। एंड अगला क्वेश्चन है कि सर, अनिरुद्ध सर, कि कौन सा प्रोडक्ट पे क्या लेबल लिखना है, कैसे कैसे जाना है, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे क्या लेबल होना चाहिए? नो नो, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। कौन हाँ, से? मुझे भी वो मंदर, आपका जो क्वेश्चन है कौन सा प्रोडक्ट पे क्या लेबल लिखना है, इसके बाद आप जरा क्वेश्चन इलेबोरेट कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है मंदर। अगला है कि सर, टोफू जैसे जो प्रोडक्ट है उसमें क्या, मतलब कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि जिसके बारे में ना लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो ऐसे टाइम पे हमको वो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जैसे टोफू कैन रिप्लेस पनीर। तो लेकिन टोफू जो है वो पनीर से ज़्यादा हेल्थ में अच्छा है, उसके ज़्यादा हेल्थ रिगार्डिंग उसके गुडनेसेस है। तो हमको वो पॉइंटर्स उनमें डालने चाहिए।
एंड रादर देन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे टोफू बोलने के बजाय वी कैन कॉल इट लाइक सोया पनीर और समथिंग लाइक दैट, जो हमको उस प्रोडक्ट के नॉलेज से के पास लेके जाता है। बिकॉज सी देर आर मेनी मेनी प्रोडक्ट जो है बेसिकली बहुत सिंपल, लेकिन कभी कभी उसके बारे में नॉलेज न होने की वजह से कस्टमर उसका यूज सिंपल तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो जैसे आप उसको बोलेंगे टोफू जो है इट इज जस्ट लाइक पनीर, या सोयाबीन पनीर, या इसकी ये बेनिफिट्स है, तो इमीडिएटली वो कनेक्ट होता है, एंड देन यू कैन स्ट्रेस मोर ऑन हाउ इट इज सिमिलर टू पनीर, और कैसे उसकी यूसेज सेम है, एंड लेकिन हेल्थ वाइज इट इज बेटर देन पनीर। ऐसे आप उसको दिखा सकते हो, दैट इज हाउ इट विल हेल्प। ग्रेट। एंड अगला क्वेश्चन है कि सर लेबल पे क्या क्या पॉइंट प्रिंट होने चाहिए? सी लेबल जो है आपका, लेबल के दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट जो आता है उसमें आपका लोगो आया, आपके विजुअल्स आ गए, उसके ऊपर आपके ड्राइवर्स आ गए, सारी ये होगी। लेकिन लेबल का जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसके पीछे, तो एक चार्ट आता है, जिसमें से उसमें जो भी उसके प्रोटीन या न्यूट्रिशन कंटेंट है उसकी इंफॉर्मेशन। सेकेंड, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसकी इंफॉर्मेशन, आपका लाइसेंस जो है FSSAI लाइसेंस नंबर वो उस पर आता है, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह। तो ये सारे कंप्लायंसेस जो है, जो कंप्लायंसेस लगते हैं प्रोडक्ट के, वो सारे कंप्लायंसेस उस साइड में आते हैं। ओके ओके, यस, ग्रेट। और एक एडमिशन है रोहिणी। ओके, कुछ हम लिमिटेड क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे क्योंकि जो मेजॉरिटी टॉपिक्स है वो जो ज्यादा इन डेप्थ है जो हम वर्कशॉप में कवर करेंगे, बट हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हम आखिरी में कवर करेंगे। अगला है कि अबाउट द पैकेजिंग, पेट वाटर बॉटल का वगैरह अगर करना है तो इसमें कुछ परमिशन अप्रूवल लगते हैं क्या? किशोर सर। ये कुछ है हाँ, इसमें। किशोर सर आप गाइड कर सकते हो? हाँ सर, एक बार फिर से क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं, क्या पेट वाटर परमिशन? बॉटल अगर इसमें काम करना है तो उसमें कुछ अप्रूवल परमिशन लगते हैं क्या? जी, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं पेट बॉटल एंड पेट बॉटल को मार्केट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन आप एज अ यूज़र उसको अपने पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैकेजिंग की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ कंप्लायंस होते हैं, वो आपकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड को मीट करनी चाहिए। बट एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आप बना के बेचना चाहते हैं तो हाँ, आपको ज़रूरत होगी उस लाइसेंस की। यस यस, ओके। सुनील उत्तम, आई वुड लाइक टू कंफर्म योर एडमिशन। आपका एडमिशन हमें आ चुका है, थैंक यू सो मच। अगला है कि सर रोटी पराठा वैक्यूम पैकिंग में कितना प्रेशर होना चाहिए, या मे बी इसमें अगर आप कुछ अलग वे से अगर इसमें आंसर दे सकते हो? सो ये प्रेशर स्पेसिफिक जो है, देखिए ये बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक चीज़ है। अब रोटी भी आप कितनी रोटी पैक कर रहे हैं, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी साइज़ क्या है, पैकेजिंग कितना बड़ा है, आपके आधा किलो का पैकेजिंग है, 200 ग्राम का पैकेजिंग है, इन सब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये सारा इतना डिटेल तो मैं आपको एग्जैक्टली इस समय नहीं बता पाऊंगा जब तक मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट इतना मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपके प्रेशर जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जब प्रेशर वैक्यूम पैकेजिंग में हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली कुछ केसेस में ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है क्योंकि आपका मटेरियल, आपका फूड प्रोडक्ट को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो ट्रायल एरर कैसे किया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली कोर्स के दौरान मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट प्रेशर बताना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट, यस, आई थिंक आज टाइम लिमिटेशन है तो ऑफ कोर्स, एंड सब लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट है तो कोर्स में हम लिमिटेड 30 पार्टिसिपेंट्स ही लेते हैं, सो दैट आपके मैक्सिमम सब लोगों के क्वेश्चंस भी कवर हो पाए, एंड एट द सेम टाइम आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। सो कोर्स, ये वेबिनार एक शॉर्ट टाइम है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट वर्कशॉप में जब जब ये वर्कशॉप होगा, ये जब कोर्स होगा, तो आपके इन डेप्थ सारे आंसर्स हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर हम स्पाइसेस का अगर रीसेल करना चाहते हैं अनिरुद्ध सर, तो हम बेसिकली घर से भी पैकेजिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, मतलब रीसेल कर सकते हैं क्या इसको? किसी Yes. और का प्रोडक्ट लेके रीसेल का बिजनेस है क्या? या यू कैन डू दैट। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो प्रोडक्ट के बैक साइड में आपको लिखा हुआ दिखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो एंड मार्केटेड बाय सो एंड सो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज द रीजन आई सेड कि जो आउटसोर्स मॉडल है वो वही है कि कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप बस उसको अच्छा पैकेजिंग कर रहे हो। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई है इसमें,
सी देर इज, आज हम तो हमको बहुत शॉर्ट में और सब कम टाइम में बतानी पड़ी, लेकिन ये सारे तरीके ऐसे है कि आप खुद कर सकते हो, खुद कम कर सकते हो, कम बजट में कर सकते हो। कई सारी चीजें ऐसी घर के घर में कर सकते हो, बट आप आपका खुद का एक ब्रांड डेवलप कर सकते हो इससे। सो द प्रोडक्ट इवन दो आप नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप आपके ब्रांड से उसको बेच सकते हो। राइट राइट, ओके, यस। सो यस, आई थिंक हमने सारे मेजोरिटी क्वेश्चंस कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है कि मशरूम के लिए क्या पैकेजिंग करना है, उस पे लेबल पे क्या लिखा जाता है, फिर सोया टोफू का एग्जैक्ट कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। रोटी चपाती कैसे पैकेजिंग करना है, तो आई थिंक ये सारे जो क्वेश्चंस है हम इस वर्कशॉप में कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेबिनार है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाएंगे। सो अगेन, इस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो वर्कशॉप है हमारा स्टार्ट हो रहा है, और एक रजिस्ट्रेशन है गौरी एंटरप्राइजेस। सो आई वुड लाइक टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन एज वेल। एंड अगर आपको इसमें रजिस्टर करने में अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें चैट बॉक्स पे मैंने एक नंबर दिया है, आप उस पे अभी इमीडिएटली आफ्टर द वेबिनार आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप आपका सीट अभी बुक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी दिया है। अनदर रजिस्ट्रेशन नेहा चौहान आपका है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी आप सभी लोगों का हमें जरूर हेल्प करने में मजा आएगा। आपको इस टाइम में, ये टाइम में सही टाइम है, आपने सही डिसीजन लिया है इस वर्कशॉप में जुड़ने का, एंड बेसिकली आप ये सारे स्ट्रैटेजीज सीखो। सो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर, थैंक यू सो मच किशोर सर फॉर गाइडिंग अस इन दिस वेबिनार, थैंक यू सो मच। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा एक सीरीज है, वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपका आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे कंटेंट हम डालते हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज डालते हैं। हमारे जो स्पाइसेस के पार्टिसिपेंट थे उनका भी आप सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि जिन्होंने ये वर्कशॉप के बाद 1.5 गुना वो सेल कर पाए, 38 लाख से 57 लाख तक वो सेल बढ़ा पाए। तो उनका भी स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जरूर उनका स्टोरी देखिए। एंड ये जो वर्कशॉप है इसमें आपको पूरा हेल्प होगा आपका ये करने में, आपका सेल करने में, बिजनेस बढ़ाने में। सो हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग सेक्टर के, उनका हमने इंटरव्यूज लिए हैं, वो सारे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड ये जो वर्कशॉप है आप हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने चैट बॉक्स पे एक नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर इस वर्क फोन नंबर पे जाके कॉल कर सकते हो। हमारे मेंटर्स के साथ आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। जो पोस्ट प्रोग्राम हम आपको हमारे मेंटर्स का कांटेक्ट डिटेल भी शेयर करते हैं। इनफैक्ट हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है जहाँ पे सारे मेंटर्स भी एडेड होते हैं, तो आप पोस्ट प्रोग्राम हमारे मेंटर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड और एक एडमिशन आया पीयूष कावा, सो थैंक यू सो मच पीयूष जी फॉर द रजिस्ट्रेशन। सो नाउ सो फार वी हैव 7 रजिस्ट्रेशंस एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम के लिए एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सो ये जो फीस है सिर्फ आज के लिए अप्लीकेबल है 2700। एंड हम जैसे मैंने बताया हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स तक की लिमिट रखते हैं, सो दैट आपके इंटरेक्शन हो, क्वेश्चंस क्लियर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। एंड मैं चैट बॉक्स पे नंबर भी हमारा देता हूँ, सो दैट अगर आपको कुछ समस्या है, दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।